Hello everyone, it's Ramesh Thakur and you are watching me on my YouTube channel Physics is Easy at the rate Ramesh Thakur. And today I will let you know how to recapitulate the articles in a systematic manner. This video is specifically for those who are preparing for board examinations, irrespective of CBSE or HP board or any other board. Particularly, what's the problem with the students? They fail to recapitulate the particular article and the final answer of that particular article, or that is you can see the formula used. बच्चों को बहुत सारी दिक्कत आती हैं कि वो अपने फॉर्मूला को रिकैप्चुलेट नहीं कर पाते। मैं आज आपको एक मेथड बताऊंगा, एक तरीका बताऊंगा। देखो, किसी भी बच्चे को एक बारी में पूरा आर्टिकल 100% याद हो जाए ये पॉसिबल नहीं है, किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए पॉसिबल नहीं होता। हाँ, एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए। हम रिवीजन से हम क्या करते हैं, जब भी रिवाइज करते हैं, एक तो आप किसी भी कंटेंट को जब भी कोई टॉपिक कोई आर्टिकल पढ़ते हैं तो उसमें 21 डेज का गैप नहीं आना चाहिए, क्योंकि मेमोरी एंड फॉरगेटिंग दे गो साइड बाय साइड। इफ़ यू अगर आर्टिकल को आप ऐसे ही देखें चाहे 21 दिन के अंदर अंदर, उसमें गैप बिल्कुल गैप नहीं आना चाहिए, तो आप उस आर्टिकल को आसानी से रिकैप्चर कर सकते हैं। दूसरा, रिवीजन से, रिहर्सल से, जब आप रिहर्स करेंगे आर्टिकल को बार बार, कम से कम दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, जब आप पांचवी बार करने लगेंगे तो आप देखना कि कितने आसानी से बच्चे, तब उनको लगता था कि अच्छा मैं अब तक तो मैंने इसको रट्टा ही लगाया, मैंने क्रैमिंग की, लेकिन क्रैमिंग नहीं करनी पड़ती। उसको ये पता कब लगता है, ये जब वो 4 या 5 रिवीजन जब कर लेता है तो तब उसको अंडरस्टैंडिंग होने लग जाती है चीज़ों की। तो जैसे मैं आपको, हम किस तरह से जोड़ के, आप एक आर्टिकल को, एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक के साथ जब आप जोड़ के रखेंगे, जैसे अगर मैं शुरुआत, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि अगर हम चार्ज की बात करें, चार्ज का यूनिट होता है कूलम SI में, और स्टैट कूलम होता है CGS यूनिट होता है इसका। अब चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड करता है, और जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है तो उसके ऊपर फोर्स लगती है। तो हम फोर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, जो फोर्स होगी वो QE के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब है कि कितनी फोर्स चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगेगी, आप वो डिपेंड करता है कि आप कितनी स्ट्रेंथ में इलेक्ट्रिक फील्ड में वो एंटर कर रहा है, और उसके ऊपर खुद कितना चार्ज है, दोनों के प्रोडक्ट के बराबर उसको फोर्स लगती है। और उस फोर्स का काम है चार्ज पार्टिकल में एक्सेलरेशन पैदा करना है। तो इसका मतलब कि अगर हमें किसी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ानी हो तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में भेजना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का यही काम होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चार्ज पार्टिकल का पाथ होता है वो पैराबोलिक होता है। इसका मतलब कि नॉट स्ट्रेट लाइन नहीं होता, सर्कुलर नहीं होता, कैसा होता है, पैराबोलिक पाथ होता है उसका। ओके, अब चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होता है SI जो यूनिट होता है उसका न्यूटन पर कूलम होता है, या जूल कूलम इनवर्स मीटर इनवर्स भी होता है, या वोल्ट पर मीटर भी होता है। तो 3 यूनिट बता दिए आपको, जूल कूलम इनवर्स मीटर इनवर्स, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड के ही यूनिट है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहाँ पोटेंशियल होगा। इनके जब कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहाँ क्या कर, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने का काम कर देती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जोड़ें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E.dl इन टेकिंग ए चार्ज। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज अपने आप मूव नहीं करता, हमें चार्ज को मूव करने के लिए वर्क करना पड़ेगा। और वर्क बेसिकली कौन करेगा, एक्सटर्नल एजेंसी करेगी, बैटरी करेंगे। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज, we are not dealing with moving charges, we are dealing with stationary charges, and stationary charges can produce electric field only। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहाँ पोटेंशियल, लेकिन पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल। इस करके इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल किसके बराबर होता है, पोटेंशियल के बराबर होता है।
तो आइदर वी टॉक अबाउट लाइन ट्रिगल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बोथ आर द सेम थिंग। वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज, चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। वेन एवर वी टॉक अबाउट एनी काइंड ऑफ एनर्जी वी विल टॉक अबाउट वर्क, वर्क ही इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल क्या बन गया, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। और पोटेंशियल बेसिकली वर्क अपॉन चार्ज, और पोटेंशियल का यूनिट होता है पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ, तीनों का यूनिट वोल्ट ही होता है। जूल पर कूलम इज इक्वल टू वोल्ट, जूल पर कूलम बोल दो या वोल्ट बोल दो। और वहाँ पे अब किसी चार्ज की वजह से किसी यूनिट एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं तो उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल देते हैं। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोल देते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन इंटीग्रल को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट है, और तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट वोल्ट मीटर है जी, और वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड का है। तो आपने याद, इसको जोड़ के जब आप सिस्टमेटिकली चीज़ों को जोड़ के रखेंगे तो उनको रिकैप्सुलेट करना आसान है। ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस थ्योरम में यूज होता है। गॉस थ्योरम में क्या बोलते हैं कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। और अगर वहाँ पे क्या है, पोटेंशियल है, अब पोटेंशियल से हमें क्या मिलेगा, कैपेसिटेंस मिलेगा। और कैपेसिटेंस होता है चार्ज, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज टू पोटेंशियल। इसका मतलब कि कैपेसिटेंस पोटेंशियल से निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स से निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड से लाइन इंटीग्रल से पोटेंशियल निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के सरफेस इंटीग्रल से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट वोल्ट मीटर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट, और कैपेसिटेंस का यूनिट कूलम वोल्ट इनवर्स, कूलम वोल्ट इनवर्स। और कूलम वोल्ट इनवर्स बोले या फैरड बोल दें, फैरड इज आल्सो यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, but farad is a very big unit of capacitance. It is not possible to fabricate a capacitor of capacity 1 farad. That's why it is inconvenient. तो इस तरह से देखो कि फर्स्ट यूनिट की हमने बात की, फर्स्ट यूनिट में हमने कैसे इलेक्ट्रिक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड से जोड़ दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से जोड़ दिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हमने किसके साथ जोड़ दिया, कैपेसिटेंस के साथ जोड़ दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन इंटीग्रल को पोटेंशियल से जोड़ दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड के सरफेस इंटीग्रल को, और इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल ये डॉट प्रोडक्ट ही होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और लेंथ वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया के डॉट प्रोडक्ट को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल देते हैं। तो इस तरह से इट्स वेरी इजी। तो जब हम जोड़ के देखें तो इसका मतलब कि आपको फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट भी पता लग गए, चार्ज का यूनिट कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट वोल्ट मीटर, और कैपेसिटेंस का यूनिट कूलम वोल्ट इनवर्स या फैरड। इसका मतलब कि दिस इज द वे जब हम कोरिलेट करके रखेंगे। अब कोई चार्ज जब मूव करने लग जाए तो करंट पैदा करने लग गया, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड। अब पहले चार्ज मूव नहीं कर रहा था, इसका मतलब कि टिल वी आर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज कैन नॉट मूव ऑफ इट्स ओन। If we are moving it, then work is required to be done, and that is stored in the form of electric potential. ठीक है, और कैपेसिटर की हम बात करने लगे। ठीक है, तो कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करने का काम करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में वर्क का काम होता है, चार्ज को मूव करने का काम करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी, फोर्स का काम चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने का है। तो अगर आप इस तरह से जोड़ के देखें तो आपको याद करना आसान हो जाएगा, और आप यूनिट याद रखना भी और आसान हो जाएगा। जब चार्ज मूव करने लगेगा तो करंट पैदा कर रहा है। अब जो करंट है, करंट अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से हमने फर्स्ट यूनिट से हमने क्या लाया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, EMF is equal to work done in moving a charge from one terminal to other terminal. When circuit is open circuit, then it is EMF. When it is closed circuit, then it is potential difference. And charge करंट पैदा कर रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज करंट पैदा कर रहा है, तो I is equal to QIT, कूलम पर सेकेंड को हम एम्पियर बोलते हैं। ओम्स लॉ के हिसाब से V is equal to IR होता है, और R करंट का यूनिट एम्पियर, वोल्टेज का यूनिट वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट, और EMF का यूनिट भी वोल्ट होता है।
और रेजिस्टेंस का यूनिट दैट इज V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, V अपॉन आई इज इक्वल टू आर होता है, तो दैट इज वोल्ट पर एम्पियर, और वोल्ट पर एम्पियर को हम ओहम बोलते हैं। रेजिस्टिविटी का यूनिट ओहम मीटर होता है, कंडक्टिविटी का यूनिट ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है, या उसको हम मोह मीटर इनवर्स बोल सकते हैं, साइमन मीटर इनवर्स भी बोल सकते हैं। ये सारे कंडक्टिविटी के यूनिट है। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, कंडक्टेंस का यूनिट मोह होता है या साइमन होता है या ओहम इनवर्स भी होता है। ठीक है, तो करंट का यूनिट एम्पियर, चार्ज का यूनिट कूलम, करंट का कूलम पर सेकंड उसको एम्पियर बोलते हैं, रेजिस्टेंस को ओम बोलते हैं, कंडक्टेंस को ओम इनवर्स बोलते हैं, मो बोलते हैं, साइमन इनवर्स बोलते हैं, रेजिस्टिविटी को ओम मीटर बोलते हैं, कंडक्टिविटी को ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होते हैं, उसको आगे मोह मीटर इनवर्स बोल सकते हैं और साइमन मीटर इनवर्स भी बोल सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ के रख लिया हमने। और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हर बार नहीं होता, क्योंकि अगर फिजिकल कंडीशन चेंज करेंगे तो टेम्परेचर चेंज करेगा। टेम्परेचर क्या करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, टेम्परेचर की वेरी करने से रेजिस्टेंस वेरी कर जाता है। ओके, तो इस तरह से। और करंट जब कंडक्टर में से पास करते हैं तो वो क्या करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, और मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है तो व्हाइट सावर्ट लॉ बोलता है कि व्हाट आर दोज फैक्टर ऑन विच द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स, तो उसको व्हाइट सावर्ट लॉ के नाम से जानते हैं। और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4πr² के बराबर होता है ये फॉर्मूला। और जब कंडक्टर इनफाइनाइटेसली लॉन्ग हो जाता है, अदरवाइज लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर हो जाता है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड तो म्यू नॉट आई अपॉन 4πa टाइम्स साइन ऑफ φ1 प्लस φ2 हो जाता है। जब कंडक्टर इनफाइनाइटली लॉन्ग हो जाता है तो φ1 इक्वल टू φ2 इक्वल टू 90 हो जाते हैं। तो इस तरह से याद रखना है। 90 हो गए तो अब 1 1 2 हो गया, 2 कट गया तो म्यू नॉट आई अपॉन 2πa बन गया। और अगर आप अगर पॉइंट P लाइज टू वन एंड ऑफ द क्लोज टू वन एंड ऑफ द कंडक्टर, देन एक फाई 0 और एक फाई 90 हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4πa बन जाएगा, जिसका यूज हम इन फाई, क्योंकि जो एम्पियर सर्क्यूट लॉ है वो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल होता है। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन इंटीग्रल को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड के लाइन इंटीग्रल को हम क्या बोलते हैं, एम्पियर सर्क्यूट लॉ बोलता है वो, कि दैट इज कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट थ्रेडिंग थ्रू द क्लोज लूप। ओके, तो दैट म्यू नॉट एन आई या म्यू नॉट आई के बराबर नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है। ओके जी, अगर आपके पास एक करंट कैरी कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगती है, और मैग्नेटिक फोर्स F इज इक्वल टू आई एल भी लगती है। अब वो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करे तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है, वो QVB के बराबर होती है, QVB। और करंट कैरी कंडक्टर के ऊपर ILV। तो डिफ्रेंशिएट करके रखना है कि आपके पास। और मैग्नेटिक फील्ड का काम, मैग्नेटिक फील्ड ना तो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को बढ़ाती है ना घटाती है, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड का काम है वो, मैग्नेटिक फील्ड का काम है डायरेक्शन देना। अब वो पाथ हेलिकल भी हो सकता है, वो पाथ लीनियर भी हो सकता है, वो पाथ सर्कुलर भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि एट व्हाट एंगल द चार्ज पार्टिकल इज एंटरिंग इनटू द इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। और कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए चार्ज पार्टिकल, उसको हम लॉरेंट्ज फोर्स बोल देते हैं। और फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरी करंट, वो न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे करते हैं। और वो फोर्स अट्रैक्टिव होगी अगर सेम डायरेक्शन में करंट हो, अपोजिट डायरेक्शन में करंट हो तो रिपल्सिव हो जाएगी। और जो फोर्स होती है पर यूनिट लेंथ जो होती है दैट इज म्यू नॉट I1 I2 बाई 2πd के बराबर होती है, तो वी कैन फाइंड आउट। और जो फोर्स होती है वो डिफाइन 1 एम्पियर जो होती है, जब 1 एम्पियर करंट इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स आइदर इन द सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन, तो उसको हम दो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स होती है वो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर के बराबर होती है। तो इस तरह से आप ही कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम जोड़ के देखें इसको, तो आप किस तरह से, तो दिस इज अगले वीडियो में बाकी बात करेंगे तो किस तरह से। इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर। आप जब सिस्टेमेटिकली जब एक के बाद दूसरे आर्टिकल को कोरिलेट करके चलेंगे, उनको सिस्टेमेटिकली रिकैप्चुलेट करने की कोशिश करेंगे, बार बार उनको आप रिकैप करने की कोशिश करेंगे जैसे कि मैंने आपको करके बताया, तो देन आप यकीन मान के चलिए कि फिजिक्स हमेशा इजी ही होती है, बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन आपको न्यूमेरिकल करने के लिए आपको
ये चाहिए। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।